वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है, बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही कठिन हो, क्यों न कितनी ही बड़ी हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। मेरे प्यारे स्टेट एस्पिरेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेट 3। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तिगत खाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पर्सनल अकाउंट? देखिए ऑप्शन क्या लिखा हो, व्यक्तिगत खाता पूछा गया। देखिए पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से पर्सनल अकाउंट होते हैं? 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। कौन सा? पहला होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट, दूसरा कौन सा होता है? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन कहा गया कि ए पूर्वदत्त वेतन खाता यानी कि प्रीपेड सैलरी अकाउंट, बी आहरण खाता यानी कि ड्राइंग अकाउंट, सी अदत्त खाता यानी कि अदत्त किराया आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, डी उपरोक्त में से सभी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये तीनों के तीनों अकाउंट, पूर्वदत्त वेतन खाता, आहरण खाता, अदत्त खाता, किसी न किसी पर्सन के बैलेंसेज होते हैं और इसलिए इसे क्या कहते हैं कि पर्सनल अकाउंट में ही आता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखा सूचनाओं का प्रयोग वाला समूह है, यानी कि कहते हैं कि कौन सी पार्टी है जो कि लेखा सूचनाओं को यानी कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करती है ना। तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा, व्यवसाय के स्वामी। भाई ओनर्स को तो जरूरत होती है। ओनर्स किस लिए जानना चाहते हैं कि उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेज क्या है, उनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या, उनकी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। फिर व्यवसाय के प्रबंधक को भी जरूरत है, मैनेजर को भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर ओनर ही मैनेजर है तब भी, और अगर मैनेजर सेपरेट तो मैनेजर को मैनेज करनी, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। व्यवसाय के भावी विनियोजक, देखिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स ऑफ द बिजनेस। अब जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी इंटरप्राइज में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उनकी सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, उनका क्या वो डेप्ट जो उनको देंगे तो वो उनसे टाइम पर वो पे कर पाएंगे, रीपे हो जाएगा उनसे या नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जो है यहां पर आप देखिए कि लेखा सूचनाओं का प्रयोग ये सभी के सभी जो पार्टीज हैं, चाहे वो स्वामी हो, चाहे प्रबंधक हो, चाहे व्यवसाय के भावी विनियोजक हो, इन सभी के लिए लेखा सूचनाओं का यूज है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखांकन है, कहते हैं अकाउंटिंग क्या है? व्यापार की भाषा है, अकाउंटिंग कहते ही लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बी व्यावसायिक सूचना का स्रोत है, सोर्स ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन है। सी व्यावसायिक लेन देनों का लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और डी लिखा हुआ है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, दैट इज व्यावसायिक लेन देनों का लेखन, वर्गीकरण तथा संक्षिप्तीकरण है। जैसे अकाउंटिंग इज पूछा गया है ना, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में आता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में माल की आपूर्ति के लिए किसी ग्राहक से प्राप्त अग्रिम धनराशि है। एक एडवांस मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन ए फ्यूचर इज ए। कहते हैं कि भविष्य में माल, देखिए इनका कहने का मतलब है कि जब कभी हम भविष्य में आपूर्ति करना, सप्लाई बाद में करना है, अमाउंट पहले ही ले लिया है एडवांस, तो क्या होगा? जिसने ऐसा किया कि उसने सप्लाई बाद में करना है और अमाउंट पहले रिसीव्ड कर लिया, तो ये उनके लिए क्या है? एक इनकम है। बी व्यय है, कोई एक्सपेंस है। सी चालू दायित्व यानी करंट लायबिलिटी, और डी चालू संपत्ति करंट असेट। तो देखिए कि ये उनके लिए लायबिलिटी होगी और माल जो उनको भेजना होगा वो साल भर के अंदर ही अंदर भेजना होगा, इसलिए ये चालू दायित्व है, करंट लायबिलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की वो अवधारणा जिसके आधार पर लाभ और हानि खाता तैयार किया जाता है कहलाती। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग इज नोन एज। देखिए आपने जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें एक तरफ क्या होते हैं? एक्सपेंसेज होते हैं, एक तरफ होते हैं जो भी इनकम्स होती है, और दोनों को मैच कराते हैं और उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉसेज निकल करके आते हैं।
तो ये जो जिस कॉन्सेप्ट के तहत होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ए लागत यानी कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट, बी वसूली रियलाइजेशन, सी मिलान मैचिंग, डी प्रकटन यानी कि डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सी मिलान कॉन्सेप्ट यानी कि मैचिंग के तहत ही ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्वों को घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान की राशि को कहा जाता है। व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ असेट्स माइनस द लायबिलिटीज टेकन इज कॉल्ड। कहते जब किसी बिजनेस को परचेज करते हैं और उसमें से क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है उसके बाद घटाने के बाद भी अगर अधिक भुगतान किया जाता है, फिर से देखिए एक बार, जब किसी व्यवसाय को क्रय किया जाता है तो लिए गए दायित्व घटाने के बाद बची कुल संपत्तियों के मूल्य से अधिक भुगतान कर दिया जाता है। ठीक है, जब अधिक भुगतान कर देंगे तो किस लिए अधिक भुगतान करेंगे, उसका एक ही रीजन होता है। ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, कहाँ पर उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, अंश अधिमूल्य, शेयर प्रीमियम, बी ख्याति गुडविल, सी विनियोजित पूंजी कैपिटल एम्प्लॉय, डी कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल। तो देखिए जब कभी जिस चीज की अमाउंट कम होती है उसके बावजूद हम उसको पे कर रहे हैं ज्यादा अमाउंट, इसका मतलब एक ही रीजन होता है और वो क्या होता है, एक तरह से ये हमारा लॉस भी होता है, आप कह सकते हो ये गुडविल होता है। क्या होता है, गुडविल यानी कि ख्याति की वजह से हम उसे ज्यादा अमाउंट पे करते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, वो क्या है कि अगर जितनी एक्चुअल वैल्यू उससे कम हम पे करते हैं तो वो क्या होगा, और इसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे तो कहां पे करेंगे, इसको आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी बराबर होती है कैपिटल इज इक्वल टू, ऑप्शन देखिए, स्थायी संपत्ति प्लस चालू संपत्ति, फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, बी कुल नगद प्लस अवशेष है, टोटल कैश यानी कि बैंक अवशेष, मतलब अवशेष बैंक मतलब बैंक बैलेंस जो भी है, और सी है कुल संपत्ति माइनस कुल बाय दायित्व मतलब टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए कैपिटल का सीधा कॉन्सेप्ट है टोटल असेट्स माइनस जो भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है उनको माइनस कर दीजिए तो क्या आता है, कैपिटल आ जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज टोटल एसेट माइनस टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी को व्यवसाय का दायित्व माना जाता है, निम्न विचारधारा के अनुसार कैपिटल इज कंसीडर्ड एज बिजनेस लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। आप देखिए जो बैलेंस शीट आपने पढ़ी है तो उस बैलेंस शीट के अंदर में लायबिलिटीज साइड के अंदर लायबिलिटीज में ही कैपिटल भी लिखी जाती है और उधर ही देखिए आप बैंक लोन होता है, क्रेडिटर्स होता है, बिल्स पेबल होता है। ऐसा क्यों होता, उसका रीजन यही है कि बिजनेस कहता है कि देखिए बिजनेस कहता है कि जो कुछ भी लायबिलिटीज में चाहे वो कैपिटल हो या फिर हो एक्सटर्नल लायबिलिटीज यानी कि बिल्स पेबल हो, क्रेडिटर, सबके सबको हमको पेमेंट करना है। ये अलग बात है कि जो हमको बाहरी लोगों को पेमेंट करना वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती है, लेकिन जो अपने मालिक को पेमेंट करना वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। तो कैपिटल वो है इंटरनल लायबिलिटीज। और यहां पर कहते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बिजनेस को और उसके मालिक को दो अलग अलग बातें माना जाता, सेम नहीं माना जाता है। ऑप्शन देखिए, पृथक व्यवसाय अस्तित्व की सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बी मिलान की मैचिंग कॉन्सेप्ट, सी चलती हुई संस्था की गोइंग कंसर्न। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 होता है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि जो बिजनेस चल रहा है चलता रहेगा, ऐसी अवधारणाएं हैं। ठीक है, डी है रूढ़िवादिता की यानी कि कंजर्वेशन। तो देखिए यहां पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, दैट इज पृथक व्यवसाय अस्तित्व का सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, जर्नल एक पुस्तक है। जर्नल इज ए बुक ऑफ किसका, जर्नल आप पहले बनाते हो उसके बाद ही आप क्या करते हो, अदर बुक्स बनाते हो या सब्सिडियरी बुक्स बनाते हो या लेजर बनाते हो। तो कहते हैं क्या है, पहली प्रविष्टि की फर्स्ट एंट्री, बात सही है, बी मूल प्रविष्टि की ओरिजिनल एंट्री है, सी तिथिवार प्रविष्टि की डेट वाइज एंट्री, डी उपर्युक्त सभी की ऑल ऑफ देबो। तो देखिए जब कभी आपको ऐसा लगे कि 3 आंसर हैं इनमें से सही तो सभी लग रहे हैं, यानी कि आपको क्या होगा, आपको चेक करना होगा कि राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर यहां पर डी होगा। जर्नल को फर्स्ट एंट्री कहते हैं तो लेजर को क्या कहते हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा आंसर इसका, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लिपिक रमेश को भुगतान किए गए वेतन को क्रेडिट किया जाना चाहिए, द सैलरी पेड टू ए क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिटेड टू। ऑप्शन देखिए, रमेश के खाते में रमेश अकाउंट, बी वेतन खाते में सैलरी अकाउंट, सी रोकड़ खाते में कैश अकाउंट, डी लाभ हानि खाते में
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए जर्नल एंट्री कर रहे हैं, सीधे जर्नल एंट्री करके समझते हैं ना कि जब किसी को सैलरी देते हैं, सैलरी क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और एंट्री क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, और भाई हमारे यहां से जाएगी क्या, तो टू कैश करते हैं। क्या करते हैं, टू कैश करते हैं। तो जर्नल एंट्री में इन्होंने कहा है कि क्रेडिट किसे करना चाहिए, क्रेडिट किसे करना चाहिए। आप देख सकते हैं क्रेडिट हमने किसको किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए सी विल बी द राइट आंसर, कैश अकाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नई मशीन की स्थापना को डेबिट किया जाएगा। कहते हैं कि द इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस फॉर ए न्यू मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, स्थापना व्यय हो। देखिए किसी भी तरह की नई मशीनरी लाते हैं, उसके स्थापना व्यय, उसको लाने का खर्चा जितना भी होता है उसको उसी के मशीन के ही दाम में जोड़ दिया जाता है, उसको कॉस्ट में जोड़ दिया जाता है। क्यों, इसको ऐसा करते कि कैपिटलाइजेशन कर देते हैं, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। ये जो मजदूरी या किसी भी तरह का स्थापना व्यय, अगर वो मशीन को, नई मशीन को लगाने के लिए खर्चा हो रहा है ना, तो ये क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होता है, और इसको मशीन के ही कॉस्ट में जोड़ देंगे। राइट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए, स्थापना व्यय खाता में, बी रोकड़ खाता में, सी लाभ हानि खाता में, डी मशीन खाता में, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, कैश अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डी मशीनरी अकाउंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दैट इज मशीनरी अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन त्रुटि तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होती है। कहते जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस में ऐसी कौन सी एरर होती जो कि पता नहीं चलती है। देखिए ऐसी एरर जो कि वहां पे पता नहीं चलती, ये कैसे हो सकता है, या तो उस गलती को यानी कि उन चीजों को दिखाया ही ना गया हो, या दोनों कंपेंसेट हो जाएं। आइए जरा हम ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए लिपकी त्रुटियां, एरर्स ऑफ कमीशन, बी सैद्धांतिक त्रुटियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, सी शेष निकालने में त्रुटियां, एरर्स ऑफ फाइंडिंग बैलेंस, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो यहां पर जो ऑप्शन मौजूद है, लिपकी त्रुटियां तो पता चल जाएंगे, बी सैद्धांतिक त्रुटियां का, तो सैद्धांतिक त्रुटियां कोई भी ऐसी एसेट है उसको आपने एक्सपेंस माना, या एक्सपेंस है आपने एसेट मान लिया। अब देखिए हमारे हिसाब से दोनों को ही डेबिट करते हैं, एसेट को भी, एक्सपेंस को भी, लायबिलिटीज को भी, इनकम को, तो इससे पता नहीं चलेगा, यानी कि दोनों डेबिट ही होना है। तो ऐसी, और शेष निकालने में त्रुटि, अगर बैलेंसिंग में, बैलेंस निकालने में गलती हो गई तो वो तो पता चल जाएगी, एक साइड का कम आएगा, एक साइड का ज्यादा आएगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा यहां पे होगा बी, दैट इज सैद्धांतिक त्रुटियां, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रहतिया खाता, स्टॉक अकाउंट क्या है। ऑप्शन देखिए, व्यक्तिगत खाता, बी नाम मात्र खाता, सी वास्तविक खाता, डी वितरण। देखिए स्टेट यानी कि सुपर टेट जो आपका ये बिहार का है, वो उसमें, उसके अंदर में उनको जो एग्जाम में पूछना है, तो ये एक एंट्री लेवल का टेस्ट है और इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या लिखा हो, व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट, बी नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट, सी वास्तविक खाता, रियल अकाउंट, डी वितरण खाता। वितरण यानी कि स्टेटमेंट। देखिए स्टॉक अकाउंट क्या होता है, स्टॉक टचेबल अमाउंट है, दिखाई भी पड़ता है, और ये एक तरह से रियल नजर, यानी रियल अकाउंट के अंदर में टेंजिबल असेट है। रियल अकाउंट में भी दो असेट होती, टेंजिबल यानी कि टचेबल, और इनटेंजिबल यानी कि अदृश्य संपत्ति। तो ये रियल अकाउंट होगा, राइट आंसर दैट इज सी, यानी कि रियल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गत्यारोध द्वारा साझेदार होता, पार्टनर बाय स्टॉपेल। स्टॉपेल का क्या मतलब होता है, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। सीमित अधिकार वाला साझेदार, पार्टनर विद लिमिटेड पावर, बी नाम मात्र का साझेदार, नॉमिनल पार्टनर, सी निद्रालु साझेदार यानी स्लीपिंग पार्टनर, इसको डॉर्मेंट पार्टनर भी बोलते हैं, डी विशेष परिस्थितियों में साझेदार, पार्टनर अंडर स्पेशल सिचुएशन। देखिए पार्टनर बाय स्टॉपेल का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऐसा पर्सन पार्टनरशिप फर्म के अंदर, यानी कि वो अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करता है मानो कि उसके एक्टिविटीज से पता चल रहा है कि जैसे कि वो पार्टनर हो, और इस बात को सामने वाले को भरोसा वो दिला देता है कि वो उसमें पार्टनर ही है, भले ही वो पार्टनर ना हो। ऐसी कंडीशन में जो सामने वाली पार्टी होती है वो उसे पार्टनर मान लेती है, और ऐसे पार्टनर को, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, पार्टनर बाय स्टॉपेल। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने अपने किसी जानने वाले या कोई फ्रेंड कह सकते हैं,
उनसे इस बात को कहा कि वो इन्हें जानते हैं, यानी कि जहां पर जिस फर्म में वो फर्म उन्हीं की है। अब सामने वाले पार्टनर ने यानी कि मिस्टर वाई ने, उन्होंने क्या किया, वो पार्टनर क्या, वो आउटसाइड लायबिलिटीज है, आउटसाइड जो है पार्टी है। उन्होंने क्या किया, ये समझ करके कि मिस्टर एक्स की ही फर्म है, उन्होंने गुड्स भेज दिया, किसको, फर्म को भेज दिया, यानी कि उधार माल भेज दिया, और बाद में वो फर्म उनको उल्टा यानी कि पेमेंट करने से नहीं कर पा रही या मना कर रही है, या कह लीजिए असमर्थ है देने में। तो यहां पर मिस्टर एक्स, जिन्होंने इस बात को अपने उन जानने वाले को, मिस्टर वाई को बताया था इस बात को कि हम यानी कि एज ए पार्टनर वहां पर हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है, और इसीलिए वहां पे उनको क्या ठहराया जाएगा, पार्टनर बाय एस्टॉपेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नए साझेदार के प्रवेश पर भवन के मूल्य में हुई किसी वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज क्रेडिटेड टू। देखिए, अगर कोई नया पार्टनर आता है तो असेट्स का और लायबिलिटीज का वैल्यूएशन करते हैं, और उसको कहां पर से करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में करते हैं। जनरल एंट्री देखिए क्या होगा, अगर बिल्डिंग के मूल्य में बढ़ोतरी हुई तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और एंट्री हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन। कहां पर हमने क्रेडिट किया, और ऑप्शन में समझिए, क्वेश्चन पहले समझ लीजिए, क्रेडिट किया जाता है, क्या पूछा गया, क्रेडिट किया जाता है। क्रेडिट देखिए आंसर में, जनरल एंट्रीज में रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन देखिए, भवन खाते में, लाभ हानि खाते में, पुनर्मूल्यांकन खाते में, डी सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, बिल्डिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फर्म के विघटन पर साझेदार के पत्नी से लिए गए ऋण को माना जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म लोन फ्रॉम द वाइफ ऑफ ए पार्टनर इज ट्रीटेड एज। कहते किसी पार्टनर की वाइफ से लोन लिए गया है तो फर्म उसे कैसे ट्रीट करेगी, भाई फर्म ऐसे ट्रीट करेगी जैसे चाहे पार्टनर के किसी का लोन, वाइफ का लोन हो या किसी बाहरी से हो, बैंक का लोन हो, उनके लिए तो बस लोन और लोन ही होगा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिए क्या होगा, ए साझेदार से लिया गया ऋण, लोन फ्रॉम द पार्टनर, बी बाहरी पक्ष का दायित्व, आउटसाइडर लायबिलिटी, सी पूर्वाधिकार दायित्व, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, डी सभी अन्य ऋणों के भुगतान के बाद दे दायित्व, लायबिलिटी पेएबल आफ्टर ऑल अदर डेब्ट्स हैव बीन पेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा बी, बाहरी पक्ष का दायित्व, आउटसाइडर लायबिलिटीज ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित किस खाते में से बोनस अंश निर्गमित किए जा सकते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बोनस शेयर्स बी इशूड। देखिए बोनस शेयर क्या होता है, कंपनी जब अपने लाभों का पूंजीकरण करती है, जैसे कि जो उनके पास लाभ होते हैं उससे डिविडेंड ना बांट करके उसके बदले में शेयर्स दे देती है कंपनी, तो क्या कहते हैं, ये लाभों का पूंजीकरण कहलाता है। ऑप्शन देखिए, लाभ हानि खाते का शेष, बी अंश प्रीमियम खाता, सी सामान्य संचय खाता, डी उपर्युक्त सभी, बैलेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इन सभी से डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। इन सभी से ही बोनस शेयर्स इशू किए जा सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अपहृत अंशों के पुनर्निर्गमन के पश्चात अपहृत अंश के खातों का शेष हस्तांतरित होगा। आफ्टर द रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स द बैलेंस शेयर्स ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। ऑप्शन देखिए क्या लिखा हुआ है, अंश पूंजी खाता, शेयर कैपिटल अकाउंट, बी पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सी सामान्य संचय खाता, जनरल रिजर्व अकाउंट, डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहां पर लिखा गया कि जब शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं तो जो बैलेंस होता है वो कहां ट्रांसफर करते हैं, तो सीधी सी बात है, फॉरफिट करने के बाद में जो भी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस होता है उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, वो होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयाचित पूंजी का वो भाग जिसे कंपनी के समापन के समय याचित किया जा सकता है, द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी कॉल्ड अप ओनली बाय अनवाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज नोन एज। देखिए कहते हैं कि कभी कभी कंपनी अपने शेयर का कुछ अमाउंट नहीं मांगती है शेयर होल्डर से, और वो उनके पास एक अधिकार की तरह से होता है कि कभी भी कंपनी के समापन के समय तक कभी भी कंपनी उसको मांग सकती है। ऐसे अमाउंट को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, अधिकृत पूंजी यानी अथोराइज्ड कैपिटल, बी निर्गमित पूंजी यानी इशूड कैपिटल, सी प्रार्थमिक पूंजी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, डी संचित पूंजी यानी रिजर्व कैपिटल। तो ऐसे अमाउंट को क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अधिकृत पूंजी जो अथोराइज्ड कैपिटल लिखा गया, तो
ऑथराइज्ड कैपिटल मतलब वो शेयर का वो अमाउंट होता है, वो शेयर्स होते हैं जो कि मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है। इशूड कैपिटल का मतलब ऐसी अमाउंट जो कि ऐसे नंबर ऑफ शेयर जो कि कंपनी एक्चुअल में इशू करती है। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें तो सब्सक्राइब भाई पब्लिक जितना भी सब्सक्राइब करती ना वो कैपिटल होती सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदत्य याचनाएं अनपेड कॉल्स आर। ऑप्शन देखिए, ए मांगी गई पूंजी में जोड़ी जाती एडेड इन कॉल्ड अप कैपिटल, बी मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल, सी लाभ में से घटाई जाती डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा पहली चीज तो आदत्य याचनाएं अनपेड कॉल्स क्या करे जाएंगे भाई, जितनी भी कॉल पहले मांगी गई है उसमें से अनपेड कॉल जब मिली नहीं तो उसको क्या कर देंगे, घटा ही देंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी मांगी गई पूंजी में से घटाई जाती डिडक्टेड फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एकल स्वामित्व का लाभ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप का क्या लाभ है। देखिए गठन में आसानी, बी संचालन में लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, सी न्यूनतम विनिमय मिनिमम रेगुलेशन, डी उपर्युक्त सभी आलाप देवो। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप, और एक बात और आपको बताएंगे कि एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप का यानी एकल स्वामित्व वाले व्यापार का भविष्य भारत के अंदर कैसा है, तो आप इसका आंसर क्या देंगे, सुनहरा भविष्य है इसका, यानी कि पहले से भी चल रहा प्राचीनतम ये है और आगे भी ये रहेगा। अब देखिए गठन में आसानी है, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। भी संचालन में लचीलापन है, अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल है, जब मर्जी चाहे आप ओपन करिए जब मर्जी चाहे बंद कर दीजिए। तीसरा है न्यूनतम विनिमय है, खर्चे भी इसके रेगुलेशन चूंकि कोई लीगल रेगुलेशन इसके अंदर नहीं होते हैं तो इसलिए ये आसान भी होता है, सस्ता होता है, इसमें खर्चे बहुत कम आते हैं। तो ये तीनों के तीनों ही फीचर्स हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के, आप कह सकते हो कि ये लाभ है तीनों के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकाकी व्यापारी का दायित्व होता है लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज। ऑप्शन देखिए सीमित होता है, लिमिटेड, बी असीमित अनलिमिटेड, सी संयुक्त ज्वाइंट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ दीज। तो देखिए एकाकी व्यापारी का सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, उसको अगर जरूरत पड़ी तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से भी ला करके उसको कर्ज चुकाना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी दैट इज अनलिमिटेड यानी कि असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन है साझेदारी का पंजीकरण होना, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज। ऑप्शन देखिए साझेदारी अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है, कंपलसरी अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, बी है कंपनीज अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य, कंपलसरी अंडर कंपनीज एक्ट, सी ऐच्छिक है ऑप्शनल है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं नन ऑफ द एबव। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा कि साझेदारी का जो इनका पंजीकरण होना ये क्या है, अनिवार्य नहीं, ये क्या है, ऐच्छिक है, बिल्कुल ऑप्शनल है, मर्जी है कराइए मर्जी न कराइए। लेकिन देखिए अगर किसी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आप कराते तो उसके फायदे में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर कल को किसी भी अदर पार्टी से या थर्ड पार्टी से किसी भी तरह का या पार्टनर के बीच में ही अनबन हो जाती है तो इनके पास में कोई लीगल एविडेंस नहीं होते हैं इस चीज़ को शो करने के, प्रूव करने के। तो इसलिए आपस में जो भी लड़ाई झगड़े के ऐसे चांसेज बनते हैं या किसी तरह से मतभेद के चांसेज बनते हैं या किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे अगर मुकदमा कायम करना है फर्म को या फर्म के ऊपर कोई अगर मुकदमा कायम करेगा तो इन सब के लिए क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। हालांकि ऐसा है कि रजिस्ट्रेशन कराइए न कराइए ये ऑप्शनल है, ऐच्छिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन मूल प्रलेख नहीं है, सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब कि जहां से चीजें पता चले कि आपके यहाँ जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस होता है सोर्स डॉक्यूमेंट यानी कि मूल प्रलेख। ऑप्शन देखिए लिखा बीजक एवं बिल, इनवॉइस एंड बिल, बी रोकड़ बही कैशबुक, सी नाम पत्र डेबिट नोट, डी नकद रसीद कैश रिसिप्ट। तो देखिए इन सब में इनवॉइस एंड बिल ये तो रिसिप्ट ही होता है। कैश बुक क्या होता है, कैश बुक एक तरह से सब्सिडरी बुक होता है, ये कोई तरह का वाउचर नहीं है, ये किसी भी तरह से सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोकड़ बही कैश बुक। और अगर हम नाम पत्र जो लिखा हुआ डेबिट नोट क्या होता है कि जब सेलर अपने बायर को इस बात को इंटीमेट करता है कि देखिए आपका अकाउंट हमने डेबिट कर दिया है, शायद इसलिए भी कि आपका कोई एक्सपेंस हमने आपके ऊपर से किया है या किसी भी तरह का जो आपको अमाउंट यानी कि जो गुड्स भेजा गया है उसका जो अमाउंट है वो ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन कम लगाया गया, इस कंडीशन में डेबिट नोट भेजता है कौन, सेलर बायर को भेजता है। और देखिए डी
नगद रसीद, कैश रिसीट। तो राइट आंसर आप देख चुके हैं, इसका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूल प्रविष्टि की पुस्तक है तथा खाता बही का भाग भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड आल्सो पार्ट ऑफ द लेजर। कह रहे हैं इसमें से कौन सा, ऑप्शन देख लीजिए, रोजनामचा यानी कि जर्नल, बी रोकड़ बही यानी कैश बुक, सी मुख्य रोजनामचा जर्नल प्रॉपर, डी विक्रय बही यानी कि सेल्स बुक। देखिए इन सभी में अगर हम बात करें तो जर्नल एंट्री होती है, आप जानते हो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, सब्सिडरी बुक्स में जो सारी एंट्री जहाँ नहीं जाती तो फिर वो जर्नल प्रॉपर में। और सेल्स बुक क्या होता है, ये भी एक सब्सिडरी बुक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचता हुआ है ऑप्शन वो है कैश बुक। कैश बुक क्या होता है, पहली चीज जान लीजिए कि कैश बुक और कैश अकाउंट दो चीज़ें होती हैं। तो कैश अकाउंट में हम सारी जो चीज़ें लिख सकते हैं वो सारा कुछ किस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैश बुक में, क्योंकि इसमें सारी कैश ट्रांजैक्शन आती हैं और किसी तरह की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आती। तो ये दोनों एक दूसरे की, पहली चीज़ जानिए, सब्स्टिट्यूट हैं, स्थानापन्न है एक दूसरे की जगह पे। एक बनाई जाएगी तो दूसरे की बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेल्स अकाउंट और सेल्स बुक एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, अगर हैं तो क्यों और अगर नहीं है तो क्यों, इस बात के बारे में जरूर सोचिएगा, ठीक है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इनमें से कौन मूल प्रविष्टि की पुस्तक है और खाता बही का भी भाग है, वो है रोकड़ बही, ये है कैश बुक। कैश बुक को क्या बोलते हैं, जर्नलाइज्ड लेजर। देखिए जर्नलाइज्ड लेजर का मतलब ऐसा लेजर जो कि जर्नल के फॉर्म में है ना। अब इसके बारे में डिटेल बातें तो हम अपनी क्लास के अंदर ही कर पाएंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो अब राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी, दैट इज कैश बुक यानी कि रोकड़ बही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय। ऑप्शन देखिए, बैंक के ग्राहक के द्वारा, कस्टमर ऑफ द बैंक, बैंक द्वारा, ये बैंक, और सी लेनदारों द्वारा, क्रेडिटर, और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो देखिए बैंक समाधान विवरण एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि बिजनेसमैन यानी कि उसके अपने खातों में और आए हुए बैंक की जो पासबुक की, इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है इसको मिलाने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन। तो बनाता कौन है, एक तरह से जो बिजनेसमैन होगा वो बैंक का कस्टमर ही होगा। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, दैट इज बैंक के ग्राहक के द्वारा यानी कस्टमर ऑफ द बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बिल लिखता उसे कहा जाता है। देखिए बिल को लिखने वाले को क्या कहते हैं, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से लिया गया क्वेश्चन है। यहां पर दो पार्टी हैं और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टी हो सकती, कौन कौन सी, पहला ड्रॉर जो बिल को लिखता है, दूसरा ड्रॉई जिसको डेटर बोलते हैं वो बिल को एक्सेप्ट करता, साइन करेगा और एक्सेप्ट करेगा, तीसरा पेई। अब पेई क्या होता है, जिसको भुगतान मिलेगा। पेई कौन हो सकता है, ड्रॉर खुद हो सकता है जिसने उस बिल को लिखा है, या जिसको वो आदेश देगा, जिसको बेचान करेगा, या बैंक से अगर बिल भुना लिया गया तो फिर बैंक जा करके उससे पेमेंट पा सकती है, किससे, ड्रॉई के द्वारा। तो यहां पर पूछा गया कि बिल कौन लिखेगा, बिल तो लिखने वाला कौन होता है, ड्रॉर ही होता है, लेखक यानी कि ड्रॉर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम को रुपए 500 की बिक्री की खतौनी उसके खाते में 50 रुपए से की गई, जिससे प्रभावित होगा। सेल्स टू राम 500 रुपीज 500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 50 वुड अफेक्ट। कहते हैं राम के खाते में, है ना, राम को बिक्री की गई लेकिन राम के खाते में 500 की जगह 50 रुपया लिख दिया गया। तो खाता कौन सा अफेक्टेड होगा, ऑप्शन देखिए, क्या सेल्स अकाउंट अफेक्टेड होगा, बी राम का खाता अफेक्टेड होगा, रोकड़ खाता अफेक्टेड होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आप बताइए। राम के खाते में कम लिख रहे हैं ना, सेल्स में तो कम लिख नहीं रहे, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, यही लिखा हुआ कि राम को बिक्री किया गया लेकिन राम के अकाउंट को 500 की जगह 50 लिखा गया। तो जाहिर सी बात है राम का खाता इफेक्ट होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज राम का खाता यानी कि राम से अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी संपत्तियों का ह्रास, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज। ऑप्शन देखिए, पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, बी आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सी स्थगित आयगत व्यय, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है,
कोई भी ऐसी असेट जो परचेज करी जाती है और 1 साल से ज़्यादा लंबे समय के लिए चलती है, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या गुण होते हैं, एक तो ये इसका ह्यूज अमाउंट होता है, उसका कई सालों तक लाभ मिलता रहता है, यानी कि उसको लंबे समय तक यूटिलाइज कर सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की खास बात क्या होती है, बिजनेस तो मेंटेन होता है, जैसे कि सैलरी देना, वेजेस देना, इंटरेस्ट देना, इन सबसे बिजनेस तो चलेगा, बढ़िया मेंटेन रहेगा, लेकिन किसी तरह की कोई असेट नहीं क्रिएट होती। और तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंसेस जिनके अंदर में दोनों की क्वालिटी होती है, जैसे कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जरा सोचिए ऐसे कौन से खर्चे हो सकते हैं। तो पहला मैं आपको बताता हूं, जैसे हैवी एक्सपेंसेस पेड ऑन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट पे ज्यादा अमाउंट खर्च कर दिया गया, तो ये किस बात का एग्जांपल हो जाएगा, एक तरह से डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट जो किया गया है, ये एडवर्टीजमेंट तो रेवेन्यू होता है लेकिन इसका लाभ कई वर्षों तक मिलता रहेगा, इस वजह से ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हुआ। और कहते हैं कि उपरोक्त सभी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, आयगत व्यय, ये एक आयगत व्यय होगा। नेक्स्ट है, तलपट में दिया गया उपार्जित ब्याज निम्न में दिखाया था, एक्रूड इंटरेस्ट गिवन इन ट्रायल बैलेंस इज सोन इन। देखिए तलपट में दिया गया उपार्जित ब्याज, उपार्जित ब्याज का मतलब एक्रूड इंटरेस्ट। देखिए ऐसा इंटरेस्ट जो कि अर्न कर लिया गया लेकिन अभी रिसीव नहीं हुआ, एक तरह से असेट है। असेट की यही परिभाषा होती है कि जिसका भी फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा ये असेट हो जाएगा। और देखिए कहते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस में दिया, देखिए अगर एडजस्टमेंट में दिया तो दो जगह इसका इफेक्ट आएगा, कहां पे आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी इफेक्ट आएगा और बैलेंस शीट में। लेकिन अगर सीधे दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में तो इसका इफेक्ट कहां पे, इसको कहां ले जाएंगे, सीधे और सीधे बैलेंस शीट में ले जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि चिट्ठा। अब देखिए आज के सेशन में हम आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं। इसमें पहली बात तो यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कम समय बचा हुआ है, अब क्या करें। तो इसके लिए हमारे पास जवाब है आपके लिए कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करिए और उस पर जाकर के कोर्सेज को परचेज करेंगे। अब देखिए कोर्सेज के लिए कुछ लोगों का यही कहना है कि भाई इतने कम समय के लिए हम कोर्स क्यों लें। तो उसका मेरे पास आंसर ये है कि देखिए आपको पहली चीज़ तो जो मटेरियल है जो प्रोवाइड किया जाएगा वो तो मटेरियल चाहिए लेक्चर्स वगैरह चाहिए। अगर कम समय के अंदर में आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते तो उसके दो और ज़रूरतें हैं। पहली चीज़ कि आपको ऐसे क्वेश्चंस की ऐप के अंदर में प्रैक्टिस कराई जाएगी, और दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको आने वाली 25 तारीख से लेकर के और आगे तक जितना भी समय बचा हुआ है उसमें आपको टेस्ट सीरीज दी जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल ऑनलाइन होंगी, आप बिल्कुल वैसे ही रियल टाइम जैसे टेस्ट होता वैसा ही फील करेंगे। तो ये सब चीज़ें, और मात्र जो ये हमारा अमाउंट है वो है 999 का, 999 रुपये का है, जो कि आपका डिसीजन, आपका भाग्य बदल सकता है इस एग्ज़ाम को क्लियर कराने के लिए। तो आपका डिसाइड करने का अब टाइम आ चुका है कि आपको क्या करना है। लेकिन कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो कि आप कैसे परचेज करेंगे ऐप, तो उसको देखिए आगे। हमारे कोर्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाकर के सर्च करेंगे पंकज कॉमर्स क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, आप इसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद में ओपन करेंगे और आप पहुंच चुके होंगे होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन के पास में आप देखेंगे बैचेज का ऑप्शन आएगा, और बैचेज के बाद आप जाएंगे स्टोर पे। स्टोर पर जाने के बाद में आपको नज़र आएगा स्टेट बिहार कॉमर्स 2023। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा टैब ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपको बाई नाउ का ऑप्शन। बाई नाउ के ऑप्शन पर जाकर के आप इसे परचेज कर सकते हैं। दैट वाज ऑल अबाउट फॉर परचेजिंग अवर कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Now, students can enjoy online mode of digital learning with official app of Pankaj Commerce Classes available in Play Store.